बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सेकंड लेक्चर है वेव्स एंड ऑसिलेशंस का, और इसमें हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और जानेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं, और किस तरह से वेलोसिटी जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही थी। तो इससे पहले कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे डायरेक्टली जाएं, हम थोड़ा सा ओसिलेशंस के बारे में जानना चाहेंगे कि ओसिलेशंस किस तरह से पीरियोडिक होते हैं, उसमें जो है ओसिलेशन में मीन पोजीशन क्या होती है, ठीक है, और स्टेबिलिटी क्या होती है इक्विलिब्रियम की, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसमें हम देख सकते हैं जिसमें हम ओसिलेशन को स्टडी करेंगे। ये डायग्राम है, इसमें क्या शो किया गया है कि ये कोई एक बाउल है, ये एक बाउल है, और इसमें बाउल में हमने एक जो मार्बल है या कोई बॉल आप कह दें, इसको हमने स्लाइड करवाना है। अब जब तक हमने इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई बॉल पे, तो ये क्या होगी, ये स्टेबल होगी। इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी, और ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये स्टेबिलिटी गेन किए हुए है, वहां से ये मूव नहीं कर रही है, इस पॉइंट को कह देंगे कि ये पॉइंट इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे बॉल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, और अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो या इम्बैलेंस्ड फोर्स ना हो किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जीरो हो। तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो कह सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ से जैसे ही हम इसको स्लाइड करवाते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन हैं, राइट साइड पे इसको स्लाइड करवा दें या इसको लेफ्ट साइड पे स्लाइड करवा दें। आइदर वे हम इसको जब भी स्लाइड कराएंगे तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। लेट हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, और ये यहाँ से इस नई पोजीशन पे यहाँ पे पहुंच गए। अब जब इसको रिलीज करेंगे, तो ये जब यहाँ से दोबारा इस डायरेक्शन में आएगी जहाँ से इसको लेके गए हुए हैं हम पहले, ये जो है जिस फोर्स के तहत यहाँ दोबारा इस पोजीशन को गेन करने की कोशिश करेगी, उस फोर्स को कहेंगे ये इस पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है लग रही है, और वही नेट फोर्स होगी इसकी। अब हम देख सकते हैं जब यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए थे, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्सर्ट की थी, और ये यहाँ से यहाँ तक जाते हुए डिस्प्लेसमेंट हमने ट्रेवल करवाया इसको। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर इसको हम वेक्टर क्वांटिटी मान लें, तो ये डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन है। दिस इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब जैसे ही हमने इसको रिलीज किया, तो ये इसने क्या किया, यहाँ से दोबारा मेन पोजीशन की तरफ जो है इसने रिवाइवल की कोशिश की है अपनी प्रीवियस पोजीशन में, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ये वापस आ रही है, तो नेट फोर्स के इन्फ्लुएंस में है ये, और नेट फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन काज कर रही है, और जो एक्सेलरेशन का वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन था, रिस्टोरिंग फोर्स का वेक्टर और एक्सेलरेशन का वेक्टर जो है ये किधर को डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब जब ये मेन पोजीशन पे पहुंचेगी ये बॉल, ये मार्बल, तो यहाँ पे ये इस एग्जैक्ट दिस पोजीशन, एट दिस पोजीशन, इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी। वो क्यों जीरो होगी, क्योंकि हुक्स लॉ के मुताबिक ये है कि F इक्वल टू KX होता है, माइनस KX होता है। अब जो X है वो इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, तो F जो है रिस्टोरिंग फोर्स वो जीरो हो जाएगी बाई हुक्स लॉ, ठीक है। अब जब रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो रही है, तो न्यूटन्स लॉ के मुताबिक क्या होता है कि जैसे ही फोर्स जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाना चाहिए। तो अगर कोई फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी कोई नहीं होगा।
फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी जीरो है। जब फोर्स यहाँ पे जीरो हो रही है, फोर्स क्यों जीरो हो रही है? डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से। अब एक्सेलरेशन भी जीरो हो रहा है। एक्सेलरेशन क्यों जीरो हो रहा है? फोर्स के जीरो होने की वजह से। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट या मीन पोजीशन का पॉइंट, जहां पे एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों जीरो हो चुके। लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये बॉल यहाँ पे रुकेगी नहीं। ये रुकेगी क्यों नहीं? क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये दूसरी साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगी और एक और पॉइंट पे जाएगी बिल्कुल इसके पैरेलल जो होगा पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में। उस पॉइंट को हम सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन इसमें कह देंगे। एक एक्सट्रीम तो ये है, दूसरी एक्सट्रीम यहाँ पे कहीं लाई करेगी। अब यहाँ तक जाते जाते जैसे ही इस बॉल ने यहाँ से मेन पोजीशन से आगे को ट्रेवल करना शुरू किया, तो इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन थी वो स्विच हो गई है। पहले क्या थी? पहले ये रेडिश वेक्टर आपको ये शो कर रहा है कि ये टुवर्ड दिस मेन पोजीशन है। अब जब ये यहाँ से आगे को निकलेगी ये बॉल इस पॉइंट से, मेन पोजीशन के पॉइंट से, तो ये वेक्टर जो है ये आपको ऐसे अगेन बैकवर्ड डायरेक्टेड नजर आएगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स है और ये मेन पोजीशन को ही डायरेक्टेड रहेगी। और जब रिस्टोरिंग फोर्स मेन पोजीशन को डायरेक्टेड है तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन भी मेन पोजीशन को डायरेक्टेड होगा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगेन अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन डायरेक्टेड है और जो वेलोसिटी है वो भी तो जिधर को डिस्प्लेसमेंट होगा उधर को डायरेक्टेड होगी। ठीक है, अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स बैकवर्ड opposite to the displacement vector and directed towards the mean position। ये पोजीशन हो जाएगी और इस तरह से ये ऑसिलेशन चलती रहेगी। अगर ये हम क्या करें, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, वो हम मिनिमाइज कर दें और इतना मिनिमाइज कर दें कि उनको इग्नोर किया जाए, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाए। तो ये आपने इसको स्टडी कर लेना है। अब एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वाली है, एक और भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कह देते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहां पे आप कह दें कि वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी जीरो हो चुकी है लेकिन एक्सेलरेशन स्टिल एक्टिंग है। एक्सेलरेशन अब भी डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एक्ट कर रहा होता है इस पे। एक ये केस होता है ओसिलेशन का जिसमें एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, इवन वेलोसिटी जीरो भी हो जाए तो। और एक दूसरा केस आप कौन सा ले सकते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन का। जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होती है लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी नॉन जीरो रहता है उसमें। तो यहाँ पे ये जो एक्सट्रीम्स हैं, एक ये एक्सट्रीम और ये दूसरी एक्सट्रीम, ये जो दो पोजीशंस ऐसी हैं, यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी होती है लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये दो पॉइंट्स भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं लेकिन इनको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे इक्विलिब्रियम तो होता है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पे ज्यादा देर ऑब्जेक्ट जो है वो स्टे नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि ऑब्जेक्ट पहुंचता है और उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो स्विच हो जाती है। पहले अगर वो आउटवर्ड थी तो अब वो इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। यहाँ से हमने इसको देखना है कि कैसे हमने इसको डिस्प्लेस करवाया। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से इसको जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इस पे, तो क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो गई और अल्टीमेटली उसकी डायरेक्शन में हम वेलोसिटी वेक्टर जो है वो मार्क कर देते हैं। ये ग्रीनिश वेक्टर जो है ये वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये रिपीट जो होगी ये मोशन, ये ओसिलेटरी मोशन, इसको कहेंगे कि ये पीरियाडिक ओसिलेशन है और ये वेलोसिटी इसकी एक्सट्रीम्स पे जीरो हो रही है और वेलोसिटी इसकी मीन पे मैक्सिमम हो रही है। एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली इस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन या
जो मेन पोजीशन है वहाँ पे 0 हो रहा है, और ये इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है ये ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है, और रिस्टोरिंग फोर्स भी जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन रहेगा। अब ये एक ईसीजी पैटर्न है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हार्ट बीट्स का जो पैटर्न बनता है, ग्राफ बनता है, जो इसमें जो वोल्टेज होती है डिवाइस जो मेजर कर रहा होता है अक्रॉस द चेस्ट वर्सेस टाइम, वो ये ग्राफ, ये पैटर्न हमें इस तरह का नजर आता है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि टाइम स्केल जो है, टाइम स्केल, लेट ये एक पीक ले, इसकी इसी तरह की जो आइडेंटिकल पीक है वो ये होगी, फिर ये होगी, इनमें जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम स्केल पे डिस्टेंस होगा, टाइम स्केल पे जो टाइम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो जितना यहाँ इस पीक से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा, और उतना ही टाइम यहाँ से अगली नेक्स्ट पीक तक होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पीरियाडिक पीक्स है, एक खास टाइम इंटरवल के बाद जो है ये पीक रिपीट कर रही है। सिमिलरली ये दूसरी पीक आप उठाएं, ये वाली, ये भी आपको पीरियाडिक जो है वो नजर आएगी, इसमें भी एक टाइम पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। इसी तरह ये और छोटी सी पीक है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक जो टाइम ले रही है वही रिपीटेशन में यहाँ से यहाँ तक का टाइम ले रही है, ठीक है। तो ये सारा पैटर्न जो है वो पीरियाडिक पैटर्न है, और इसमें हम किसी एक पीक को फिक्स कर लेते हैं। हम देखते हैं कि 1 सेकंड में ये पीक्स कितना आ रही है, ठीक है, जितनी ये पीक्स आएंगी 1 सेकंड में, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो हम कह देंगे ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल हुआ, तो इसका एक साइकिल का जो टाइम होगा इसको पीरियड कह देंगे। यहाँ से यहाँ तक का दूसरा साइकिल हुआ तो इसको 2t कह देंगे, यहाँ से यहाँ तक 2t, यहाँ से यहाँ तक 1t, और यहाँ से यहाँ तक ये 1t, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ से एक पीक से दूसरी पीक तक का फासला, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे होगी, 1/t करने से हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है, फ्रीक्वेंसी इज 1/t। और जब इस रिलेशनशिप का इनवर्स ले लेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगी, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टी एफ की जगह पे ले गए और एफ जो है वो टी की जगह पे ले आए डिनोमिनेटर में, तो टी जो हो जाएगा वो 1/f। अब इस इक्वेशन से हम फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो मेजर कर सकते हैं। यहाँ से टाइम का जो यूनिट होगा वो तो सेकंड है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा, वो सेकंड इनवर्स ले लेते हैं, या फिर हम एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको कह देते हैं ये हर्ट्स। 1 सेकंड इनवर्स को हम 1 हर्ट्स कह देते हैं, 1 सेकंड इनवर्स को 1 हर्ट्स कह देते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमने प्रीवियस जो पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो पीरियोडिक वेव फॉर्म्स हैं वो आमतौर पे 2 ज्योमेट्रिक फंक्शन से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, एक है साइन फंक्शन और दूसरा है कोसाइन फंक्शन। तो ट्रेडिशनली हम कोसाइन फंक्शन को ज़्यादा इंगेज करते हैं पीरियोडिक मोशन में। तो जब कोसाइन फंक्शन को हम इंगेज कर रहे होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो इसका मतलब ये होता है कि जब टाइम 0 होगा तो एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर ये फाई जो है, ये फाई फेज कांस्टेंट, ये किस यूनिट में लेते हैं, डिग्री में लेते हैं, रेडियंस में लेते हैं, ये ओमेगा टी जो यूनिट दे रहा होता है, फाई भी वही यूनिट दे रहा होता है, ठीक है। अब ये मिलके जो है वो टोटल एंगल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा इस कोसाइन फंक्शन का। अब हम एक इक्वेशन पहले देख चुके जो कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन के लिए हम यूज करते थे, x ऑफ t इज इक्वल टू a कोसाइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, a कोसाइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई।
अब ये ए जो है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इस डिस्प्लेसमेंट की जो मुमकिन हो सकती है एक पीरियोडिक मोशन में, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। अब ए जो है जब मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होता है तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि उस वक्त ऑब्जेक्ट जो है वो एक एक्सट्रीम पे होगा, मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पे। दो एक्सट्रीम्स हैं, किसी एक एक्सट्रीम पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट जब x इक्वल टू a आ रहा होगा। तो उस वक्त कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई जो है वो क्या दे रहा होगा, 1 दे रहा होगा, ये सारा फंक्शन 1 दे रहा होगा। अगर ये 1 दे रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ओमेगा टी प्लस फाई जो है वो 0 के बराबर जा रहा है, ठीक है, या 360 डिग्री दे रहा है, या मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री होगा, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो जब जब ये पॉसिबिलिटीज होगी उस वक्त जो है एक्स ऑफ टी इक्वल टू एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब टी 0 प्लेस करें, ये एक ग्राफ है, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम ले चुके, वर्टिकल एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एक्स ले चुके जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है। टाइम के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है इस वेव फॉर्म से हम अंदाजा कर सकते हैं, इस तरह से चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब यहाँ ये पॉइंट है, ओरिजिन का पॉइंट है, यहाँ पे टाइम 0 है, तो कोसाइन फंक्शन को तो जब टाइम 0 प्लेस करें तो हम तवक्को करते हैं कि ये जो है ये 1 दे, कोसाइन फंक्शन क्या दे, 1 दे। लेकिन यहाँ फाई जो है ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये है, क्यों? क्योंकि अब अगर ये सारा फैक्टर 0 हो जाता तो यहाँ ओरिजिन पे या मैक्सिमम वैल्यू होती, ये जो पीक यहाँ पे आपको नजर आ रही है उसको यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये उस वक्त कहते हैं कि x इज इक्वल टू a, मींस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब होता कि जब टाइम 0 है, कोसाइन फंक्शन ये बता रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक एक्सट्रीम पे है, राइट साइड वाली एक्सट्रीम पे, क्योंकि पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस है हम उसमें इसको ड्रा करने जा रहे हैं। जो लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम होगी, मेन पोजीशन की जो लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम होगी वो यहाँ इस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हम उसको प्लॉट करेंगे। अब ये यहाँ नहीं आ रही तो इसका मतलब ये हुआ कि कोसाइन जो है वो 0 नहीं है बल्कि वो नॉन 0 है। वो हमें देखना होगा कि कितना एक हो सकता है कोसाइन। तो उसके लिए हमें पहले तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि ये एक वेव फॉर्म यहाँ से यहाँ तक बन रही है, एक वेव लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक है। मीन्स आप यहाँ से स्टार्ट करें, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को याद रखें, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक आए तो आपने लैम्डा बाई 2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। अब यहाँ से आगे मूव करें, यहाँ तक जब करेंगे, यहाँ तक रुकेंगे तो लैम्डा बाई 2 एक और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक जो टोटल वेव लेंथ होगी वो लैम्डा होगी। अब लैम्डा है तो यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2 और यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2। इसका मतलब ये है कि एक वेव लेंथ हमने ट्रेवल किया, तो अगर इसको इक्विवेलेंट करें किसके, एक सर्कल के, तो सर्कल में 360 डिग्री होता है, सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है, या 2 पाई रेडियन कह दें। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इक्विवेलेंस के हिसाब से इसमें कितने एंगल आए, कितने डिग्री एंगल आया, 360 डिग्री, या आप कह दें कितने रेडियंस आए, 2 पाई रेडियंस आए। तो यहाँ से यहाँ तक आप कह दें पाई रेडियन है, यहाँ से यहाँ तक पाई रेडियन है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक 2 पाई रेडियन, या यहाँ तक 180 डिग्री है, यहाँ तक 360 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। अब अगर यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री है तो ये पॉइंट यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पहुंचे तो कितना एंगल ट्रेवल हुआ, 90 डिग्री, 90 डिग्री, या आप कह दें पाई बाई 2 रेडियन। अब जब यहाँ से आगे यहाँ तक गए तो पाई रेडियन हो गया, या 180 डिग्री, यहाँ तक गए तो 270 डिग्री, या 3 पाई बाई 4, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर ये पाई है तो यहाँ से यहाँ तक पाई प्लस पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा,
यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो ये 360 डिग्री हो गया। अब हम यहाँ से गैस कर सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है तो क्या क्या ये पीक, इस पीक से यहाँ तक का जो फासला है, इस जो t इक्वल टू 0 प्लेस कर रहे हैं इस लाइन का, यहाँ से यहाँ तक क्या इसका आधा पार्ट नहीं आ रहा? यहाँ से यहाँ तक अगर 90 है तो इसका मिडल पार्ट यहाँ से यहाँ तक ले लें, मिडल पार्ट अगर यहाँ से यहाँ तक ले लें तो यहाँ पे प्लेस करें तो हमें अंदाजा होता है कि इतना ही पार्ट जो है वो शिफ्ट हुआ है। कहाँ से? इस t इक्वल टू 0 की वैल्यू से। जब ये शिफ्ट आ रहा है तो हम यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि जो फेज है, ये फेज कांस्टेंट, वो 45 डिग्री है। तो कितना है? 45 डिग्री। मींस अगर t 0 रखें तो फिर भी पीक जो है यहाँ पे नहीं आती, बल्कि लैग बिहाइंड जो पैटर्न है पीक का वो हमें यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे हमें अंदाजा होता है कि 45 डिग्री पहले कहीं पे पीक आ चुकी है, 45 डिग्री पहले कहीं पे पीक आ चुकी है। तो इस तरह से हम ये वेव फॉर्म से क्या क्या अंदाजा कर सकते हैं? फाई का अंदाजा कर सकते हैं, ए कितना है, ए यहाँ से यहाँ तक होगा, मैंने से कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा मेन पोजीशन से। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ से कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का कैसे फंक्शन है। यहाँ जब टाइम 0 रखा तो डिस्प्लेसमेंट ये है, जब टाइम की वैल्यू यहाँ पे आई तो डिस्प्लेसमेंट ये 0 हो चुका, टाइम की वैल्यू यहाँ आई तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम हो चुका, एक एक्सट्रीम पे चलेगा यहाँ। फिर टाइम 0 हुआ तो यहाँ पे सॉरी टाइम क्या कहें इसको 0 नहीं कहेंगे, ये टाइम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक टी होगा, एक टी होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इधर मिडल में कहीं यहाँ मिडल में आप कह दें t/2 होगा। ठीक है, अब टाइम पीरियड कैसे यहाँ से स्पेसिफाई करना है? एक पॉइंट, ये पॉइंट है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट है जो क्रेस्ट पे है। दूसरा हाईएस्ट पॉइंट जो सक्सेसिव होगा उस तक जो है वो आप कह देंगे कि ये एक पूरी वेवलेंथ लैम्डा इन्वॉल्व है यहाँ से यहाँ। तो जो वेवलेंथ लैम्डा जहाँ पे आएगी वहां पे जो टी होगा, टाइम होगा, वो टाइम पीरियड कैपिटल टी से हम एक्सप्रेस करेंगे। ये टाइम पीरियड जो है वो कैपिटल टी इन्वॉल्व होगा। यहाँ से अगर आपने कोई सिग्नल इस वे के थ्रू ऐसे भेजना है तो वो टाइम टी जो है वो इंगेज करेगा। इस तरह से हमें अंदाजा हुआ कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से, वेल नोन पॉइंट से निकले, यहाँ से ऐसे आए और यहाँ तक दोबारा जब उसी पोजीशन पे आ गए तो एक एक जो टाइम पीरियड है वो आपने कंज्यूम कर लिया। तो हाफ टाइम कब होगा? टाइम पीरियड का हाफ टाइम वो यहाँ पे हो जाएगा। और टाइम पीरियड का 1/4 कहाँ होगा? यहाँ पे कहीं। ठीक है ना, 3/4 कहाँ होगा? यहाँ पे कहीं होगा 3/4। ठीक है, इस तरह से 3t/4 आप कह सकते हैं इसको, 3t/4। और ये क्या हो जाएगा? 4t/4, या आप कह दें कंप्लीट t है। ओके, अब ये दूसरी वेव फॉर्म हमें यहाँ नजर आ रही है। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस आप मार्क कर सकते हैं? आप सिर्फ ये कहेंगे कि यहाँ पे फाई है और यहाँ पे फाई नहीं है। जब यहाँ पे फाई नहीं है तो उसका इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पे वाज़ेह नजर आ रहा है कि जैसे ही हम t को 0 रखते हैं, t को 0 रखा तो हमें एम्पलीट्यूड जो है वो t0 के जो है वो अलॉन्ग मिल गया। यहाँ जब t 0 रखा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है एट t इक्वल टू 0। तो ये कोसाइन फंक्शन को 100% रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो वेव फंक्शन है। ठीक है ना, अब अगर ये फाई है तो ये पहले से जो फेज इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो फेज कांस्टेंट कहलाएगा और उसका जो टाइम के साथ पैटर्न बनेगा, ये जो डिफरेंस आ रहा होगा शुरू से, ये उसको जस्टिफाई करता चला जाएगा। ये फाई जो डिस्प्लेसमेंट
के लिए ये इक्वेशन रही। टाइम पीरियड हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 ओवर टी होती है, तो इसका इन्वर्स ले लेंगे, ओमेगा ओवर 2 पाई हो गया। और ओमेगा जो है वो क्योंकि ओमेगा जो है वो 2 पाई ओवर टी भी लिया जा सकता है यहाँ से, और 2 पाई ओवर टी को हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। और लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम होती है वी ऑफ टी, और उसको लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। और मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई जो है वो 1 वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा 1 है जो, ठीक है। और उस वक्त फिर वी मैक्सिमम ऑफ टी जो है वो हम ओमेगा ए लिख दें तो भी ठीक है, माइनस ओमेगा ए लिखेंगे तो भी मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, वो अंडरस्टूड होगी कि उसमें नेगेटिव साइन जो है वो ओवरलैप हो जाएगा। तो ओमेगा ए जो है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, किसकी? वी मैक्सिमम ऑफ टी की। एक्सेलरेशन यहाँ से ये एक्सप्रेशन हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, ये एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन है, और इसको देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये कितनी हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू? ए मैक्सिमम कितना हो सकता है? ए मैक्सिमम ऑफ टी विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव जो है ये 1 देगा, ये 1 देगा। और जब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो नेगेटिव साइन जो है वो हमें स्किप करना पड़ेगा, और उस वक्त हम कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विच इज फंक्शन ऑफ टाइम इज ओमेगा स्क्वायर ए, इज ओमेगा स्क्वायर ए। अब ये हमने प्रीवियसली जो है वो एक्सप्रेशन जो थी हमारे पास, एक दफ़ा फाई को कोई वैल्यू दे दी हमने, और उसके बाद हमने एक्स मैक्सिमम प्लॉट किया, एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू ए, और बी मैक्सिमम वो ओमेगा ए कहते हैं या माइनस ओमेगा ए, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड की जब बात करेंगे तो ओमेगा ए हो जाएगा। ए मैक्सिमम जो है वो ओमेगा स्क्वायर ए है, या नेगेटिव साइन आप लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। अब ये आ गया भाई हमारे पास, हमें यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि जब टाइम जीरो है, टाइम जीरो है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज शिफ्ट जो है वो हमें नजर आ रहा है, फेज शिफ्ट नजर आ रहा है। और वो फेज शिफ्ट क्या क्या यहाँ पे अल्टरेशन क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि जब टाइम जीरो है तो कोसाइन फंक्शन सिंपल कोसाइन ऑफ ओमेगा टी होता, तो वो ये पॉइंट पीक पॉइंट जो है वो यहाँ पे लाता। अब क्योंकि फाइव इन्वॉल्व है तो वो उसको शिफ्ट दे रहा है, उतना ही आगे लेके जा रहा है, तो ये शिफ्ट हम गेस कर सकते हैं दिस ऑलमोस्ट अगेन ऑफ 45 डिग्री, उसको माइनस 45 डिग्री कह दें प्रीवियस को, तो इसको प्लस 45 डिग्री कह दें, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये टाइम पीरियड हमने मार्क किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड है, इसको माइनस ए कहेंगे मीन से दूसरी एक्सट्रीम की तरफ अगर हम जाएं, और ये टी हमें नजर आ रहा है एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है। और ये जो वी मैक्सिमम है, वी मैक्सिमम है, इसको जब हमने प्लॉट किया तो इस तरह का वेव फॉर्म मिला, इस इक्वेशन को वर्सेस टाइम जब हमने प्लॉट किया तो इस तरह का वेव फॉर्म मिला। और ये वेव फॉर्म जो है ये बता रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो है वो इस पीक पे है या इस पीक पे है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम के अगेंस्ट जो है वो आपको वी मैक्सिमम मिल रहा है, ओमेगा ए कह दें, वी मैक्सिमम कह दें, ये देखिए बात। और ओमेगा स्क्वायर ए जो है वो ए मैक्सिमम होगा, और ए मैक्सिमम जो है वो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, और यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। किसी एक जो है क्रेस्ट को उठाएं या किसी एक ट्रफ को उठाएं, वहां से आप मेन पोजीशन से जितना फासला होगा उसकी पीक पॉइंट का मेन पोजीशन से, वो उसकी मैग्नीट्यूड कहलाएगी एक्सेलरेशन। तो ये तीनों वेव फॉर्म्स हमने देख लिए। अब यहाँ पे और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें? ये इंफॉर्मेशन है कि ये वेव फॉर्म जो कि डिस्प्लेसमेंट का है वेव फॉर्म, इसमें और ये दूसरा वेव फॉर्म जो कि वेलोसिटी का वेव फॉर्म है, इनमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, 90 डिग्री। और ये जो दूसरा ये वेव फॉर्म है, ये वाला ये वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म,
इसमें और इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में, और इसमें क्या कहते हैं इसको, एक्सेलरेशन का जो वेवफॉर्म है, इसमें कितना फेज शिफ्ट आ रहा है 180 डिग्री का। कैसे? यहाँ से आप देख लें कि यहाँ से अपवर्ड को इसका ट्रेंड है और इसका ट्रेंड जो है बिल्कुल उसी पॉइंट पे डाउनवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ये पीक जहाँ क्रेस्ट दे रही है वहाँ पे ये ट्रफ की पीक आ रही है, ठीक है। इसी तरह ये अगर क्रेस्ट है तो यहाँ पे ट्रफ है, तो ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है यहाँ पे। ओके, अब हम एक स्प्रिंग का जो है वो बिहेवियर देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस तरह से ये ओसिलेट करता है, पीरियोडिक ओसिलेशन किस तरह से एक स्प्रिंग जो है वो रिपीट करता है। और इसके साथ जब हम मैस अटैच करते हैं स्प्रिंग के एक एंड से, तो वो मैस जो है वो किस तरह से उसकी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे, किस तरह से वो जो मैस होगा उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे इस पार्ट में हमने डिस्कस करनी है। अब ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है यहाँ पे, ये कोई स्पोर्ट है, इसके साथ एक स्प्रिंग हमने अटैच किया हुआ है इनिशियली, इसके साथ ये मैस दूसरे एंड से हमने फिक्स कर दिया हुआ है। अब ये जो मैस है इसको हम ओसिलेट करवा सकते हैं वाई एक्सिस पे, ये वर्टिकल एक्सिस है और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। जब टाइम 0 है, स्टॉप वॉच हमने स्टार्ट किया है, तो उस वक्त ये जो मैस है ना ये इस पोजीशन पे है, इसको कह दें y इज इक्वल टू a, y एक्स एक्सिस पे इसकी जो पोजीशन है उसको y मार्क कर रहे हैं, और ये इसकी मेन पोजीशन है y इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक एक्सट्रीम है और इसको a कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक दूसरी एक्सट्रीम है, मीन से दूसरी एक्सट्रीम है, और इसको कह रहे हैं ये मैंने से है, ठीक है। मीन से हम अपवर्ड प्लस a मार्क कर रहे हैं, मीन से डाउनवर्ड हम मैंने से a मार्क कर रहे हैं। y इज इक्वल टू a, ये डॉटेड लाइन, y इक्वल टू 0 मेन पोजीशन, ये डॉटेड लाइन, y इक्वल टू मैंने से, ये डॉटेड लाइन। अब जब टाइम 0 है तो पार्टिकल जो है ये मैस जो है ये एक एक्सट्रीम पे है, तो आप कह दें कि ये कोसाइन जो है वेव को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? टाइम 0 है और ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऐसे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे हुआ तो टाइम जो 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड जब पास हुआ तो वो पार्टिकल मेन पे पहुंच गया। जब हाफ ऑफ द टाइम पीरियड हुआ तो वो पार्टिकल यहाँ पे एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक पहुंच गया। जब 3/4 टाइम पीरियड हुआ तो पार्टिकल वापस मेन पे पहुंच गया, और जब पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है तो पार्टिकल क्या किया है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो यहाँ से थी वो रिवाइव कर चुका है यहाँ। अब इसमें 9 हमने स्टेप्स बनाए हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है। तो पहले में हम कहते हैं कि पहले से दूसरे तक जाते हुए क्या होगा। पहला, जब ये पॉइंट लिया हमने तो ये एक एक्सट्रीम पे था, उसके बाद जब भी इसको रिलीज करेंगे, एक्सट्रीम पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, जब इसको रिलीज करेंगे इसने क्या करना है, रिवाइव करना है, किधर, अपनी मेन पोजीशन को। जब ये मेन पोजीशन को जाएगा तो अब देखें वाई एक्सिस हम अपवर्ड ले रहे हैं, वाई एक्सिस क्या ले रहे हैं, अपवर्ड, तो वेलोसिटी किधर को होगी, डाउनवर्ड, ये नीचे को आएगा, तो वेलोसिटी इस वक्त क्या है, नेगेटिव है। वेलोसिटी क्यों है इधर नेगेटिव, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, और बॉडी मूव भी इधर कर रहा है। तो ये तीनों वेक्टर, रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तीनों ही नेगेटिव होंगी डाउनवर्ड आते हुए। जब यहाँ तक पहुंचा तो भी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो मेन पोजीशन हमने एक्वायर कर ली, तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ 0 हो चुकी, एक्सेलरेशन 0 हो चुका, वेलोसिटी स्टिल जो है वो इसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, और ये जो है नेगेटिव वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस हमारा अपवर्ड है, और ये तीनों वेक्टर्स कौन कौन से, फोर्स जो कि यहाँ 0 हो चुका, एक्सेलरेशन जो कि मेन पोजीशन पे 0 हो चुका, वेलोसिटी जो कि नॉन 0 है लेकिन डायरेक्टेड अपोजिट है,
ठीक है। अब ये इधर को डायरेक्टेड हो, लेकिन जैसे ही यहाँ से ऑब्जेक्ट अगले पॉइंट पे हमने देखा वो दूसरी एक्सट्रीम को अप्रोच करने जा रहा है, लेकिन है अभी रास्ते में पहुंचा नहीं है दूसरी एक्सट्रीम तक। जब यहाँ तक ये इसको मार्क करेंगे, ग्रीनिश वेक्टर जो है ये वेलोसिटी वेक्टर है, अब भी हम कहेंगे वेलोसिटी इसकी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये हमने देखना है इसको कि जब ये ऑब्जेक्ट ये मैस जो है ये दूसरी एक्सट्रीम तक पहुंच चुका, तो ये वो पॉइंट है जहां पे अब इसकी वेलोसिटी जो है वो स्विच होगी। स्विच क्यों होगी? यहाँ पे तो वो जीरो हो चुकी वेलोसिटी, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाते जाते वेलोसिटी उसकी जीरो हो चुकी है। अब यहाँ से वेलोसिटी की डायरेक्शन स्विच होगी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन स्विच होगी तो हम ये ग्रीनिश एरो को देख रहे हैं, ये अब अपवर्ड डायरेक्टेड है। अब अपवर्ड डायरेक्टेड का मतलब वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई है, तो वेलोसिटी को हम पॉजिटिव मार्क करेंगे। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स अब ऑब्जेक्ट को यहाँ से ये मीन की तरफ ले जाना चाह रही है। जिधर को फोर्स होगी एक्सेलरेशन उधर को होगा, तो फोर्स भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अब ये मीन पे पहुंच गए। मीन पे जब पहुंच गए, ये पॉइंट मीन का आ गया, ठीक है, ये मीन पोजीशन का पॉइंट। अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो चुकी होगी? जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो चुका होगा? जीरो। वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू प्लस करेगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रीनिश वेक्टर स्टिल अपवर्ड डायरेक्टेड है। ये क्यों है? क्योंकि ये अब दूसरी जो एक्सट्रीम है, अपवर्ड एक्सट्रीम, इसको अप्रोच करने जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी इसी पैटर्न पे जो है वो कंटिन्यू करेगी और ये अपवर्ड डायरेक्टेड एरो के साथ हम इसको यहाँ तक ले आएंगे और कहेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट जो है अब दूसरी एक्सट्रीम को अप्रोच करने जा रहा है। दूसरी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां तक ये पहुंचने जा रहा है। अब जैसे ही इसने ऑब्जेक्ट ने ये मीन पोजीशन छोड़ी, जैसे ही इसने मीन पोजीशन छोड़ी और मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो हुआ, तो फिर इस पे क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाएगी। वो किधर को डायरेक्टेड होगी? वो अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगी। और एक्सेलरेशन किधर को डायरेक्टेड होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगा। जिधर को रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सेलरेशन तो उधर को। तो ये दो वेक्टर्स जो है अब नेगेटिव हो जाएंगे। कौन कौन से? रिस्टोरिंग फोर्स का और एक्सेलरेशन का। एक वेक्टर जो है वो पॉजिटिव रहेगा। वो कौन सा होगा? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव रहेगा। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि ये वो वेक्टर है जो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है। बाकी जो दो वेक्टर्स हैं, रिस्टोरिंग फोर्स का और एक्सेलरेशन का, ये दोनों वेक्टर्स नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है और वो दोनों नेगेटिव लिए जाएंगे। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंच चुका तो वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन स्टिल डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और फिर उसको ऑब्जेक्ट को वापस यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, जब यहाँ तक ले आएंगे तो भी उनकी जो 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 डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलांग रहेगी। ठीक है, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलांग रहेगी, यहाँ तक रिस्टोरिंग फोर्स तक। लेकिन जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स क्रॉस होगी तो फिर सॉरी मीन पोजीशन, जब मीन पोजीशन क्रॉस होगी, दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या होगा? फिर रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड हो जाएगी along positive y axis, एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगा along positive y axis, और इस एक्सट्रीम तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। इस तरह से ये कंटिन्यू करता रहेगा और ये ऑसिलेशन मेंटेन रख पाएगा। इन द केस द एयर फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड अप टू अ लेवल जीरो। ये पढ़ लेने हैं सारे, यही बातें लिखी हुई है, ये 9 पॉइंट्स होंगे, ये सारे यही चीजें। इसके बाद है कि एक्स जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है ऑसिलेटरी मोशन का, उसको लिखा जा सकता है ए कॉज ऑफ ओमेगा टी, ए कॉज ऑफ ओमेगा टी। अगर फाई कांस्टेंट जो फेज कांस्टेंट है वो जीरो है तो ओमेगा टी लिखते हैं, और ओमेगा जो है वो 2 पाई ओवर टी होता है। तो हम इसको इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को, जब वो कोसाइन वेव पे हमें मिल रहा है जो रिस्पांस है किसका? डिस्प्लेसमेंट का अगेंस्ट टाइम। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं।
और ये जो टी है ये 1/f के बराबर होता है। जब वो 1/f इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे तो वो इस तरह से भी जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। x ऑफ t बिकम्स इक्वल टू a कोसाइन ऑफ 2πf t। अब यहाँ पे vx ऑफ t ये कैसे लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हम देख चुके हैं क्या होती है, और उसके साथ अगर साइन फंक्शन लगा दें तो वो vx हो जाती है। ठीक है, तो साइन फंक्शन जब 1 देगा तो v जो है वो v मैक्सिमम बन जाती है। ये हम अर्लियर लेक्चर में हम देख चुके हैं इसको। और वही क्या है कि ओमेगा की जगह 2π/t रख दिया और t की जगह 1/f प्लेस किया है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई है x vx ऑफ t। इसी तरह ए एक्स जो है, जो एक्सेलरेशन होता है वो एज पर न्यूटन्स लॉ F/m होता है। और अगर ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, लीनियर जो ओसिलेशन है उसका केस ले रहे हैं, कौन सी हो सकती है लीनियर ओसिलेशन? ये हो सकती है मैस अटैच टू स्प्रिंग, या फिर अगर आप कहें कि ये सिंपल पेंडुलम है तो सिंपल पेंडुलम का फिर वाइब्रेशन जो है वो कम एम्पलीट्यूड का होगा, इतना एक कम एम्पलीट्यूड का होगा तो हम कह सकते हैं कि एक एक्स एक्सिस जो है वो इन्वॉल्व है उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। पाई एक्सिस को हमें इग्नोर करना पड़ता है, तभी तो ये हम कह सकते हैं कि ए एक्स की बात करेंगे, ए एक्स विल बी इक्वल टू एफ नेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई एम। और एफ जो है वो हुक्स लॉ के मुताबिक माइनस के एक्स होता है, और जो डिनोमिनेटर में मास है वो एज इट इज यहाँ पे होता है, और एफ नेट को हम माइनस के एक्स बाई हुक्स लॉ इस तरह से। और ये साइन वेव के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कैसे है साइन वेव के लिए ये क्या है, और कोसाइन वेव के लिए ये वेव पैटर्न कैसे बन रहा है इन टर्म्स ऑफ 2π/t या ω/t, हम इसको कैसे देख सकते हैं। ये इंफॉर्मेटिव है, जस्ट ये आपने खुद से पढ़ना है। दैट्स ऑल। और कोई सवाल है तो मैं आपको